नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री जो कि हमारे मंत्रिमंडल यानी सरकार का मुखिया होता है, उसका कार्य क्या होते हैं और किस तरह से वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। वहीं अगर हम देखें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल किस तरह से अपने कार्य को संचालन करती है और प्रधानमंत्री का रोल मंत्रिमंडल में किस तरह से अहम हो जाता है और मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार से होता है, मंत्रिमंडल के कार्य क्या होते हैं, मंत्रिमंडल का स्थान क्या है हमारे भारतीय संसदीय व्यवस्था में। इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और हम जानेंगे हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में अगर मैं पहला ही पॉइंट आप लोगों से बताना चाहूँ तो पहला पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था में भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था में भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था में, ध्यान रखिएगा आप, भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति का पद है जो हमारे राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद क्या है, केवल और केवल नाम मात्र का, क्या है, केवल और केवल नाम मात्र का। हमारे संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद केवल और केवल नाम मात्र का होता है। याद रखिएगा इस शब्द को, नाम मात्र का होता है। और जो पीएम होते हैं यानी प्रधानमंत्री होते हैं, उनका जो पद होता है, पीएम का पद क्या होता है, वास्तविक। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद क्या होता है, कार्यकारी और नाम मात्र का। परंतु बात करें पीएम की, प्रधानमंत्री की, तो क्या होता है, प्रधानमंत्री का जो पद होता है क्या होता है, वास्तविक होता है। और प्रधानमंत्री क्या होते हैं, सरकार के, जो सरकार है भारत के अंदर चलती है, जो भी पार्टी सरकार बनाती है केंद्र में, तो सरकार का मुखिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सरकार का मुखिया कौन होता है, तो आप बता पाएंगे सरकार का मुखिया होता है हमारे प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और इसमें बात करी जाए कि राष्ट्रपति जो होते हैं, देखिए दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं आपके राज्य के प्रमुख। समझ रहे हैं आप, राष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्य के प्रमुख। और जो हमारे प्रधानमंत्री वो किसके प्रमुख होते हैं, वो सरकार के प्रमुख होते हैं। तो प्रधानमंत्री किसके प्रमुख होते हैं, सरकार के प्रमुख। याद रखिएगा आप ये तीनों। हमारी संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति है, इनको केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रधान बनाया गया है। संसदीय व्यवस्था में, भारतीय संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का जो पद है वो वास्तविक है और सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री जो करते हैं मंत्रिमंडल के साथ करते हैं और मंत्रिमंडल के द्वारा करते हैं। तो अब हम जानेंगे हमारे भारतीय संविधान पे और हमारे संवैधानिक व्यवस्था पर कुछ चर्चा करेंगे और उनमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल का कार्य क्या होता है, मंत्रिमंडल के जो अंदर मंत्री होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया है कि भारतीय संविधान की संसदीय व्यवस्था का नाम मात्र का कार्यकारी कौन है और वास्तविक कौन है, और सरकार का मुखिया कौन है और राज्य का मुखिया कौन है, ये आप लोगों को पता लग गया है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, जब हम प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे तो हमारी संसदीय व्यवस्था में दो आर्टिकल बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला आर्टिकल यानी पहला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 74।
अनुच्छेद 74 को आप खास तौर से याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या बताता है, ये बताता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, क्या बताता है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्रिमंडल होगा, जिसका मुखिया, मंत्रिमंडल होगा और जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। याद रखिएगा बच्चों, कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री, और सहायता देने के लिए कौन होगा, मंत्रिमंडल, यानी प्रधानमंत्री भी इंक्लूडेड। बात करें अनुच्छेद 75 की, तो अनुच्छेद 75 क्या बोलता है, अनुच्छेद 75 यानी अनुच्छेद 75 क्या बोलता है कि मंत्रियों की नियुक्ति, क्या बोलता है, जो भी मंत्री होंगे केंद्र में, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, उनकी नियुक्ति करेगा कौन। फिर मंत्रियों का कार्यकाल क्या होगा, कोई भी सदस्य संसद में चुन के जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, तो उसको मंत्री पद की शपथ कौन दिलाएगा, अगर सरकार में शामिल होता है तो मंत्री पद की शपथ कौन दिलाएगा, या उसका कार्यकाल क्या होगा, इसके बाद उसकी कर्तव्य क्या क्या होंगे, ड्यूटीज, कोई भी मंत्री अगर बनता है तो उसके कर्तव्य क्या क्या हो सकते हैं। अब बात करें तो उसकी योग्यता क्या होगी, यानी कोई भी व्यक्ति अगर संसद का सदस्य बनना चाहता है या मंत्री बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या क्या हो सकती है। उसके बाद में उसको शपथ कौन दिलाएगा, ये भी लाजमी, ये भी जानने लायक बात है कि अगर कोई भी मंत्री बनता है या प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उनको शपथ कौन दिलाएगा, उनके पद की। और लास्ट में वेतन, क्या किसी भी मंत्री का पीएम का वेतन क्या होगा, और उसके भत्ते यानी अलाउंस क्या होंगे, ये सब के सब बताया आपके अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ, उनके कार्यकाल, उनकी ड्यूटीज क्या क्या हैं, उनको शपथ कौन दिलाएगा, उनका कार्यकाल कितने साल का होगा, उनकी कर्तव्य, उनकी योग्यता क्या क्या है, ये सब कुछ बताया गया है अनुच्छेद 75 के अंदर। अनुच्छेद आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, ये दोनों के दोनों आर्टिकल अक्सर एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में इन्हीं को लेकर क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 75 से तो आपके अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मंत्री कौन होते हैं, उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, कौन करता है, किसी भी मंत्री का कार्यकाल क्या संविधान में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, या अगर नहीं लिखा गया है तो मंत्री का जो कार्यकाल होगा वो निश्चित है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा। इसके बाद में कर्तव्य, कोई भी मंत्री अगर बनता है तो उसके कर्तव्य क्या होंगे, क्या 5 साल के लिए वो मजे करेगा, घूमता फिरेगा, या जनता के प्रति उसके कुछ कर्तव्य होंगे। उसके बाद में योग्यता, अगर कोई भी इंसान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है, कोई भी भारतीय नागरिक, तो उसकी क्या क्या योग्यताएं होंगी, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, संपत्ति का निर्धारण जो भी है सब करना पड़ेगा। इसके बाद में शपथ और वेतन और भत्ते, शपथ कौन दिलाएगा, ये सब कुछ आर्टिकल 75 में लिखा गया है। वेतन क्या होंगे, ये आर्टिकल 75 में लिखा गया है। भत्ते क्या होंगे, ये भी आर्टिकल 75 में लिखा गया है। इसके बाद में मैं आपको बात करूं कि आर्टिकल 75 में ही 2003 में एक चेंज किया गया था, उसमें एक बात ऐड कर दी गई थी, उसमें ये करी गई थी कि जो सरकार होती है, देखिए अगर हम बात करें लोकसभा की, तो सेंटर में जो लोकसभा है इसके सदस्य जो है 543, कितने मेंबर, 543 मेंबर चुन के आते हैं, 543 मेंबर चुन के आते और 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नॉमिनेट किया करते थे। पर 2020 से 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा क्या हुआ, राष्ट्रपति ने अब जो 2 एंग्लो इंडियन थे अब उनको अपॉइंट करना बंद कर दिया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को आज लिख लें अपनी कॉपी में
कि 104 अमेंडमेंट 2020 के द्वारा राष्ट्रपति ने 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करना बंद कर दिया है। अब से एंग्लो इंडियन सदस्य नॉमिनेट नहीं होंगे, याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि राष्ट्रपति ने 2003 में संसद ने 2003 में ऐसा क्या संशोधन करा मंत्रिमंडल में। तो देखिए, कुल सदस्यों की संख्या, कुल संसद के सदस्यों की संख्या का, जब भी सरकार बनेगी तो कुल संसद के सदस्यों की संख्या का 15%, कितना 15% लोग ही क्या बन पाएंगे, मंत्री बन पाएंगे। यानी अगर आपको मंत्रिमंडल बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ कुल चुने गए सदस्यों का 15% लोग ही मंत्री बन पाएंगे। और ये कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा संविधान संशोधन था, तो 91 अमेंडमेंट याद रखिएगा। 91 अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ, जो मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या थी कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इसके ऊपर चर्चा की गई कि मैक्सिमम हम कितनी कर सकते हैं। तो संशोधन के द्वारा चेंज कर दिया गया और बता दिया गया कि कितने होंगे, 15% मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, देखिए नियुक्ति, अब आ गई नियुक्ति की बात। अगर मंत्रियों की नियुक्ति होती है, क्या उनको कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है, तो मैं कहूंगा नहीं। किसी भी मंत्री को या प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। तो मंत्री कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त नहीं है तो फिर अपने पद पर कब तक बने रहेंगे, तो राष्ट्रपति की इच्छा तक। जब तक राष्ट्रपति हैं ये चाह रहे हैं, राष्ट्रपति की इच्छा तक, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं। नहीं चाहेंगे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद देखें तो हमारी जो मंत्री परिषद होती है, हमारा जो संसदीय व्यवस्था का ढांचा है वो कहाँ से लिया है हमने, ब्रिटेन से लिया है। पर ब्रिटेन से सिर्फ संसदीय व्यवस्था का ढांचा लिया है, वहाँ की जो कार्यशैली है वो कार्यशैली हमने नहीं अपनाई है। तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में सभी मंत्री अपने विभाग को लेकर खुद से ही क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। कोई भी हर मंत्री अपने डिपार्टमेंट, अपने विभाग का जवाबदेह होगा। परंतु भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में क्या है, जो हमारा मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, वो सामूहिक रूप से, किस रूप से, सामूहिक रूप से लोकसभा, एलएस यानी लोकसभा के उत्तरदायी। ठीक है, याद रखिएगा। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से, भारत में कोई भी मंत्री सिंगल रूप में देखें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है, आंसरेबल कौन होता है, तो पूरा का पूरा मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद क्या होगा, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से आंसरेबल होगा, उत्तरदायी होगा। क्या होगा, आंसरेबल होगा, उत्तरदायी होगा। इसके बात करें कि मंत्रियों के वेतन और मंत्रियों के भत्ते, तो देखिए मंत्रियों के वेतन और भत्ते जो है संसद निर्धारित करती है। संविधान में इस विषय पर कुछ भी बात या कुछ भी चर्चा नहीं करी गई है। सीधा बोल दिया गया है कि मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर चर्चा करने का अधिकार संसद का है। संसद जब चाहे, जैसे चाहे, एकदम साधारण विधेयक लाकर मंत्रियों के वेतन और भत्तों में संशोधन कर सकती है, फेरबदल कर सकती है। इसमें कोई भी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम आर्टिकल 77। क्या देखते हैं, आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 77 ये क्या कहेगा कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित है। तो आर्टिकल 77 कहता है भारत सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां, ठीक है भाई, कार्यकारी शक्तियां किस में निहित हैं,
कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में, भारत सरकार की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। इसे क्या समझते हैं? देखिए, ये तो थी किताबी भाषा। सिंपल भाषा में समझे तो राष्ट्रपति, भारत सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में क्यों निहित है? यानी भारत सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो अंतिम रूप से फैसला, अंतिम रूप से मोहर या साइन कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। यानी जैसे ही राष्ट्रपति करते हैं तो वो तो विधेयक जो पास होता है, संसद में लाया जाता है, पेश किया जाता है, वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। यानी कार्यकारी शक्तियां हैं। इसके बाद में राष्ट्रपति क्या काम करेंगे? मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। समझ रहे हैं? तो नियुक्ति का अधिकार क्या है? कार्यकारी शक्ति है। समझ रहे हैं आप? मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे, ये भी कार्यकारी शक्ति है। मंत्रियों को उनके पद से हटा देंगे, ये भी कार्यकारी शक्ति है। तो जो सरकार की कार्यकारी शक्तियां हैं किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसके बाद बात करें अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 88 बोलता है कि मंत्रियों के वेतन और मंत्रियों के अधिकार। क्या बोलता है अनुच्छेद 88? क्या बोलता है? मंत्रियों के अधिकार, मंत्रियों के अधिकार। अब भैया मंत्रियों के अधिकार क्या होंगे? क्वेश्चन मार्क। बहुत हो सकते हैं, संसद जो चाहे जितना चाहे उतना निर्धारित कर दे किस मंत्री के कितने अधिकार हो सकते हैं, या पूरे मंत्रिमंडल के क्या अधिकार हो सकते हैं। ये सब के सब लिखे गए हैं। बिना संविधान में कुछ लिखे संसद का कोई भी सदस्य कुछ भी नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो पहले अधिकार की बात करूं तो पहला अधिकार तो मंत्रियों का यही है कि कोई भी मंत्री संसद के किसी भी सदन में, यानी ये लोकसभा और ये राज्यसभा, ये संसद के दो सदन हैं, तो कोई भी मंत्री संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकता है? बैठ सकता है। ठीक है, बैठक में भाग ले सकता है, बाद में बैठक में बोल सकता है, भाग ले सकता है, बैठ सकता है यानी बोल सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है? देखिए, बैठ जाएगा, बोल जाएगा, परंतु जब आएगी वोट देने की बारी तो नहीं दे सकता। कोई भी मंत्री संसद के किसी भी सदन में, किसी भी बैठक में बैठ सकता है, बोल सकता है, परंतु बात करें वोट देने की तो कोई भी मंत्री वोट वही देगा जिस सदन का वो सदस्य है। आप देखेंगे मंत्रियों के उत्तरदायित्व, मंत्रियों की ड्यूटीज क्या हैं, तो आप देखेंगे मंत्रियों के जो उत्तरदायित्व कितने प्रकार के। आइए अब देखते हैं हमारे मंत्रियों के उत्तरदायित्व, मंत्रियों की ड्यूटीज की किस किस प्रकार के हैं, उसके उत्तरदायित्व क्या क्या हैं। तो भारत के संसदीय व्यवस्था के लिहाज से हम देखें तो मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं, यानी किसी भी मंत्री का कानूनी रूप से कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होता है किसी भी कानून को लेकर। यानी अगर संसद में कोई भी कानून पेश होता है तो उस कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट उस मंत्री, पर्टिकुलर मंत्री के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। यानी मंत्रियों का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होता है कानूनी रूप से। तो ये है आपके, बात करें आपके सामूहिक उत्तरदायित्व की, तो सामूहिक उत्तरदायित्व में पहला ही आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या हो सकता है आपका कि जो मंत्री परिषद है वो संसद के प्रति, मंत्री परिषद संसद नहीं, ये लोकसभा, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, मंत्री परिषद क्या होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। उसके बाद बात करें अन्य पॉइंट क्या बन सकता है इसमें, तो देखिए मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए सभी निर्णय, जो भी डिसीजन मंत्री परिषद लेती है, मंत्री परिषद के द्वारा लिया गया हर एक निर्णय
हर एक मंत्री पर क्या होता है, बाध्य होता है। यानी मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय सभी सदस्यों पर क्या होते हैं भाई, बाध्य होते हैं। क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। यानी मंत्री परिषद अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो वह सभी सदस्यों पर बाध्य होंगे, मानने पड़ेगा सभी सदस्यों को। अगर कोई सदस्य नहीं मानता है तो उस सदस्य को क्या करना होगा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसी ही एक घटना हमारे भारतीय संविधान में, हमारे भारत में घट चुकी है। सन 1953 में 1953 में एक घटना घटी और उसमें क्या हुआ, 1953 में एक बिल पास हुआ, हिंदू कोड बिल। अब जो इस संसद में पेश किया गया हिंदू कोड बिल, अब इसके विरोध में एक इंसान ने अपनी आवाज उठाई और कहा कि मैं इस बिल के पक्ष में नहीं हूं। और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य इस बिल के पक्ष में थे, सिर्फ वो एक सदस्य पक्ष में नहीं था। और वो कौन था, वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि मैं हिंदू कोड बिल के पक्ष में नहीं हूं, जिस कारण से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि मतभेद हो गया था। वो पक्ष में नहीं थे, मंत्रिपरिषद पक्ष में है। और मंत्रिपरिषद का सीधा सीधा उत्तरदायित्व है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी सभी को एक मत तो होना ही होना पड़ेगा। जो एक मत नहीं होगा उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो वही हुआ, क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पद को छोड़ दिया। अगला देखें तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या हो सकते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या हो सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की, तो मंत्रियों का कोई भी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं होता है। पहली बात, इसमें सिर्फ आप एक पॉइंट याद कर सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, कौन होते हैं, राष्ट्रपति, वो क्या काम करते हैं, राष्ट्रपति मंत्रियों की क्या करते हैं, राष्ट्रपति मंत्रियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यानी हर एक मंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे या पूरे मंत्री परिषद को शपथ दिलाएंगे। समझ रहे हैं? तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, हर एक मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अब अगला उत्तरदायित्व की हम बात करें तो कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। यानी भारतीय संविधान में, संसदीय व्यवस्था में किसी भी मंत्री का कोई भी कानूनी उत्तरदायित्व, विधिक मतलब कानूनी रूप से, तो कानूनी रूप से कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होता है। अगर हम इसकी तुलना ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था या ब्रिटेन के मंत्री से करें या ब्रिटेन के राजा से करें, तो ब्रिटेन में एक कहावत प्रचलित है कि राजा कभी भी गलत नहीं होता है। तो ऐसा क्यों, ऐसी कहावत क्यों प्रचलित है? ये कहावत इसलिए प्रचलित है क्योंकि ब्रिटेन में राजा के द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश पर वहां के जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, साइन करता है। कौन करता है, मंत्री साइन करता है राजा के प्रत्येक आदेश पर। और इससे क्या होता है, अगर वो आदेश किसी भी कारण से जनता के मौलिक अधिकार या जनता के किसी भी कानून या फिर संविधान, वहां संसदीय व्यवस्था का कोई भी ऐसी व्यवस्था को कानून क्या कर रहा है, अबॉलिश कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो क्या होगा, जो हम वहां का सुप्रीम कोर्ट है, ब्रिटेन का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उस कानून पर जो पास हुआ है उस पर एक्शन ले सकता है। और वो मंत्री हैं वो जवाबदेह हैं उस कानून को लेकर, कोर्ट में जाकर उनको उसका उत्तर देना पड़ेगा कि इस कानून में ये जो बातें हैं ये क्यों जोड़ी गई, क्यों ऐड करी गई। इसका मतलब पास करा, आदेश दिया राजा ने, सिग्नेचर किसने करे, मंत्री ने,
यानी जिसने सिग्नेचर करे आंसरेबल भी वही होगा, राजा आंसरेबल कभी भी नहीं होता है। यही कारण है कि ब्रिटेन में कहावत प्रचलित है कि ब्रिटेन का राजा कभी भी गलत नहीं हो सकता है। इसके विपरीत अगर हम भारत में देखें तो भारत में मंत्रियों का कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। यानी कोई भी विधेयक अगर पास होता है, राष्ट्रपति अपनी मोहर लगाकर साइन करेंगे तो वह एक्ट बन जाएगा। अगर वो एक्ट बन जाता है, अगर वो किसी भी कारण से भारतीय संविधान में या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार छीन रहा है या कोई भी ऐसा कानून जिसका वो उल्लंघन कर रहा है, तो उस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट उस पर कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो आप हमारा सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है, या न्यायिक समीक्षा करने के बाद में क्या कहेगा, या तो संसद को आदेश देगा या तो आप इस कानून जो आपने पास करा है इसमें फेरबदल करिए या इस वक्त कुछ ऐसी बातें हैं उसको हटा दीजिए, या फिर पूरा का पूरा कानून ही रद्द कर देगा। तो ये सब न्यायिक समीक्षा की पावर है। न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है वो किसके पास में है, भारत में सुप्रीम कोर्ट के पास में। यानी ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोई भी कानून पास होता है तो किसी भी मंत्री का ये कर्तव्य या उत्तरदायित्व नहीं है कि वो कोर्ट में जाए, भारत के सुप्रीम कोर्ट में, और जाकर उस कानून की सफाई दे कि ये कानून भाई ऐसे बना था, हमने ये ऐसे बनाया और हमारी इच्छा या मनसा नहीं थी कि हम भारत के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार को छीने। तो ऐसा किसी भी मंत्री का कोई उत्तरदायित्व नहीं, कोई ड्यूटी नहीं है कि जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखेंगे। तो ऐसा पक्ष रखने का कोई भी विधिक उत्तरदायित्व यानी कानूनी उत्तरदायित्व भारतीय संविधान में तो बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। तो ये था आपके 3 मंत्रियों का उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, विधिक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो मंत्री परिषद की संरचना के बारे में हम जानने को मिलते हैं। तो मंत्री परिषद की अगर संरचना की बात करें तो सबसे ऊपर क्या आएगा भैया, देखो सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे ऊपर आएगा मंत्री परिषद में सबसे पहले कैबिनेट। क्या आएगा, कैबिनेट के बाद में राज्य मंत्री के बाद में उप मंत्री। तो कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 मंत्रियों के बारे में हमें देखने को मिलता है, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आइए देखते हैं मंत्री परिषद की संरचना। तो देखिए मंत्री परिषद की संरचना में सबसे पहले तो आते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री। क्या आते हैं, कैबिनेट मंत्री के बाद में आते हैं आपके राज्य मंत्री। कौन से आते हैं, राज्य मंत्री में भी 2 तरह के मंत्री आपको देखने को मिलते हैं। एक मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार का मतलब वो जिस भी विभाग के राज्य मंत्री होंगे उस विभाग की जवाबदेही उनकी खुद की होगी, वो किसी भी अन्य कैबिनेट मंत्री को क्या करेंगे, जवाबदेह नहीं होंगे, आंसरेबल नहीं होंगे। एक जो स्वतंत्र प्रभार का मंत्री नहीं होता है, यानी वो राज्य मंत्री जो डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, केंद्रीय मंत्री को सौंपते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को सौंपते हैं। इसके बाद में होते हैं उप मंत्री जो होते हैं राज्य मंत्री की सलाह के लिए होते हैं और कैबिनेट की सलाह के लिए होते हैं। यानी ये समय समय पर उस विभाग की रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं उनको, या फिर कैबिनेट को सौंपेंगे। तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में आप अगर इनका सर्कल बनाएं तो सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा यानी ये कैबिनेट जो सबसे छोटा है, इसके बाद में ये राज्य मंत्री कहा जाता है, उसके बाद में आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स यानी उप मंत्रियों का सर्कल आपको देखने को मिलता है। तो जो नीचे वाला सर्कल है ये आपको छोटा जरूर लग रहा है, पर एक्चुअल में सरकार जो चलाता है वो यही चलाता है। यानी सरकार के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, यानी मंत्री परिषद 15%, यानी एक मंत्री परिषद में, संसद में, केंद्र सरकार में अगर मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या बताऊं तो लगभग 80 के आसपास होती है। यानी 80 सदस्य सरकार नहीं चलाते हैं। एक्चुअल में 80 तो सिर्फ हाथी के दांत है दिखाने के लिए, सरकार तो चला रहे हैं वो मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 लोग चला रहे हैं, जिनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के में सबसे पहले प्रधानमंत्री होते हैं अपने डिसीजन के लिए,
उसके बाद में आपके जो ऊंचे ऊंचे जो पावरफुल मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हुआ, डिफेंस मिनिस्ट्री हुआ, उसके बाद में एजुकेशन में हुआ, तो ये मिनिस्ट्री ऐसी है जो किसी भी फैसले पर अपना मत देती हैं। किसी भी कोई भी कानून बनाना है तो सबसे पहले, या कुछ भी ऐसा कार्य करना है भारत के अंदर, तो सबसे पहले मीटिंग कैबिनेट करेगी, और कैबिनेट की जो मीटिंग लिया गया फैसला होगा वो सभी मंत्रियों पर, पूरा का पूरा मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल पर क्या होगा, बाध्य होगा। क्या होगा, बाध्य होगा। तो ये तो आपका मंत्री परिषद की संरचना। देखिए, मंत्री परिषद हुआ या प्रधानमंत्री हुआ, इनका जो नियुक्ति होती है, आपको पता है कि नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, परंतु ये चुने कैसे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे मंत्री परिषद होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, ये डायरेक्ट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, किसके द्वारा भाई, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं या हमारे जो मंत्रिमंडल होता है, उसके हर एक सदस्य का जो चुनाव होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होता है। यानी सीधा सीधा बोल दूं तो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है। यानी जनता सीधा सीधा भाग लेती है। भाई, राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने के लिए या विधानसभा बनाने के लिए जनता सीधा सीधा वोट डालेगी। कौन जनता, जो 18 साल की हो चुके हैं। जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है, भारत में हो चुका है, वो क्या करेगा, वोट, अपना वोट का प्रयोग कर सकता है, चुनावों में वोट डाल सकता है। ऐसे ही केंद्र में जब सरकार चुनी जाती है, मंत्रिमंडल चुना जाता है, संसद के सदस्य चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तब जनता क्या करती है, जब इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, और जनता क्या करती है, उस इलेक्शन में हिस्सा लेती है और अपने पसंद का जो कैंडिडेट है उसको वोट डालते हैं, उसको जिताते हैं, और ताकि वो व्यक्ति संसद में जाकर उनके हितों का संरक्षण करे, उनकी जरूरतों का ख्याल रखे। समझ रहे हैं आप। तो मंत्रिमंडल का जो चुनाव होता है किसके द्वारा होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। किसके द्वारा, डायरेक्ट, जिसमें जनता सीधा सीधा भाग लेती है। और इसका एक नया नाम भी है, एक अन्य नाम भी है, जिस नाम से जाना जाता है कि मंत्रिमंडल यानी लोकसभा यानी संसद के जो यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं, तो जो हमारी सरकार के जो सदस्य हैं उनको कौन चुनता है, कैसे चुना जाता है, तो उनको जनता चुनती है। चुना कैसे जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी पहले आए और पहले पाए। यानी आपके वोट ज़्यादा होने चाहिए उस कैंडिडेट से जो आपके अपोजिट में खड़ा है। अगर एक भी वोट उससे ज़्यादा है तो क्या आप इलेक्शन जीत जाएंगे। तो ये है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी जिसको पहले मिला वो पहले पाएगा। समझ रहे हैं। आप पढ़ेंगे मंत्रिमंडल का मुखिया या मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। चलिए आइए अब देखते हैं प्रधानमंत्री, यानी पूरा मंत्रिमंडल हमने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में अगर हमने प्रधानमंत्री नहीं पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, हम तो जान ही नहीं पाएंगे कि मंत्री परिषद चलती कैसे है। भैया मुखिया चलाता है कि हर ग्रुप का, कोई भी ग्रुप होता है उसका एक मुखिया होता है, परिवार होता है, परिवार का मुखिया होता है। इसी तरीक़ा से देश का भी मुखिया यानी सरकार का भी मुखिया होता है। तो देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति, और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होता है। पहले तो कोई प्रधानमंत्री कौन होता है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने दिन का होता है, कितने महीने का होता है, कितने साल का होता है, प्रधानमंत्री का निष्कासन यानी उसको उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। अगर उसके पद से उसको हटा दिया जाएगा तो मंत्रिमंडल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सरकार पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो सरकार का मुखिया होता है ना। इसके बाद में प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां दो तरीके से कार्य करती हैं, एक तो मंत्रिमंडल के संबंध में, एक राष्ट्रपति के संबंध में। एक तो मंत्रिमंडल के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होंगी, एक राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या होंगी। तो बात करें हम पहले नियुक्ति की, तो नियुक्ति की बात कर लेते हैं। तो नियुक्ति की बात में पहला तो यह है कि नियुक्तिकर्ता कौन है, तो सबको बताने की जरूरत है नहीं, समझदार है आप लोग। नियुक्ति कौन करता है,
राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बात करें कार्यकाल की, तो किसी भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। किसी भी व्यक्ति का जो प्रधानमंत्री चुना जाता है उसका कार्यकाल कितना होगा? संविधान में इस बारे में चर्चा की गई है? नहीं की गई है। संविधान में कहीं लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। तो जब चर्चा नहीं की गई, लिखा ही नहीं गया, तो कार्यकाल भी निश्चित नहीं है। यानी प्रधानमंत्री जो होता है क्या होगा? राष्ट्रपति की इच्छा तक, या तो राष्ट्रपति की इच्छा तक, या जब तक अपना बहुमत वो लोकसभा में साबित रखे। यानी अगर जिस भी पार्टी की सरकार बनी हुई है, अगर मंत्रिमंडल अपना बहुमत साबित करके रखता है लोकसभा में, तो सरकार बनी रहेगी और उसका जो मुखिया है प्रधानमंत्री वो भी अपने पद पर बना रहेगा। परंतु किसी भी कारण से अगर वह अपना बहुमत खो देते हैं, बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, सरकार अल्पमत में आ जाती है या उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाते हैं, तो क्या होगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या करेंगे? सरकार से इस्तीफा ले लेंगे या प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लेंगे। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया यानी सरकार गिर जाएगी। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है निश्चित नहीं है, वो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही बना रहता है। परंतु अगर आपसे पूछ ले नॉर्मल भाषा में कि प्रधानमंत्री वर्तमान में कितने समय के लिए कार्य करता है, तो 5 साल के लिए। ये कोई भी व्यक्ति अगर चुना जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक। 5 साल तक कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है लोकसभा के अंदर, ठीक है। सरकार का अगर अंग बनता है तो 5 साल तक प्रधानमंत्री, वो भी 5 साल तक मुखिया बना रह सकता है। इसके बाद में बात करें कि शपथ कौन दिलाता है। अगर शपथ की बात करें तो शपथ भी भैया कौन दिलाता है? आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री चुना कैसे जाता है? देखिए, पहले तो चुनाव होता है पूरा का पूरा लोकसभा यानी संसद के सदस्यों का। लोकसभा का चुनाव हुआ, अब क्या हुआ? पार्टी चुन के आ गई। अब सभी जब पार्टी चुन के आ गई तो सभी के सभी 543 मेंबर्स में से सभी ने एक मत से एक व्यक्ति को अपना नेता चुन लेते हैं। क्या होता है? अपने बीच में से एक व्यक्ति को अपना नेता चुन लेते हैं कि भैया ये हमारा नेता होगा। सभी के सभी उस पर सहमत हो जाते हैं और उसको अपना नेता चुनने के बाद में राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसको सबसे पहले शपथ दिला देते हैं। शपथ दिलाने के बाद क्या होता है? जब भी प्रधानमंत्री को जैसे शपथ मिलेगी तो अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिला देंगे। अब प्रधानमंत्री जिसको जो विभाग देंगे उसके अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिला देगा, ठीक है। तो ये तो है शपथ के बारे में। बात करें निष्कासन की, या निष्कासन यानी हटाया जाना। किस तरीके से हटाया जा सकता है? तो मैंने आपको बताया राष्ट्रपति की इच्छा तक बना रहता है। यानी अगर उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया जाए तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। अगर वो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कार्य करे तो जो उनका कोई पार्टी होती है तो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। पार्टी के अंदर हर पार्टी का अपना बहुमत होता है, तो पार्टी के अंदर अगर कोई भी कलेश उत्पन्न हो जाता है तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा जा सकता है। या प्रधानमंत्री के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, एलिगेशन यानी भ्रष्टाचार के आरोप, तो राष्ट्रपति उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है निष्कासन की बात करें शक्तियाँ क्या क्या है, तो शक्तियों में पहली शक्ति तो हमारे सामने है मंत्रिमंडल के संबंध में, दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति के संबंध में। तो पहली शक्ति के बारे में हम देखते हैं मंत्रिमंडल, यानी मंत्रिमंडल के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या है। तो सीधी सी बात है, मंत्रिमंडल के लिया गया कोई भी निर्णय उसमें अंतिम रूप से जो अपनी सहमति देगा, कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा, ठीक है। कौन देगा? प्रधानमंत्री। यानी मंत्रिमंडल के जो निर्णय होंगे वो सामूहिक रूप से लिए जाएंगे और उसमें प्रधानमंत्री का रोल अहम होगा। या कोई भी सदस्य मंत्री बनेगा या किसी भी मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसकी घोषणा कौन करता है, इस पे विचार अंतिम रूप से कौन लेता है? तो कौन लेगा? हमारा प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का अंतिम रूप से निर्णय होता है कि किस सदस्य को मंत्री बनाया जाए और किस सदस्य जो मंत्री बन चुका है उसको कौन सा विभाग दिया जाए, ठीक। तो ये तो था मंत्रिमंडल के संबंध में। बात करें राष्ट्रपति के संबंध में, तो राष्ट्रपति के संबंध में जो प्रधानमंत्री की शक्ति है वो ये है कि राष्ट्रपति क्या नाम है, जो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति
ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आपका प्रेसिडेंट, इसके बीच में जो पीएम होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं मुख्य संवाद की कड़ी। ठीक, क्या होते हैं? संवाद की कड़ी। यानी प्रधानमंत्री का अगर मैं रोल करूं राष्ट्रपति के संबंध में, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच मुख्य संवाद की कड़ी होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश मंत्रिमंडल तक पहुंचाना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, और मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय राष्ट्रपति के पास पहुंचाना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो ये तो था राष्ट्रपति के संबंध में। मंत्रिमंडल के संबंध में आपका हो गया है। इसके बाद में मैं अगर अन्य शक्तियों की बात करूं इसमें, तो जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, देखिए अन्य शक्तियों की बात करें तो दो शक्तियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं मेरे द्वारा। अब अन्य शक्ति में देखें तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के प्रमुख कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। परंतु बात करें इन तीनों के राजनीतिक प्रमुख कौन है? तीनों के राजनैतिक प्रमुख। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि सभी के सभी तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख कौन है, तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा बिल्कुल। तीनों सेनाओं के वास्तविक प्रमुख कौन है? तीनों सेनाओं के परमपिता पितामह कौन है? राष्ट्रपति। परंतु राजनीतिक प्रमुख की बात आ जाए तो कौन होगा? प्रधानमंत्री। छोटी सी बात, समझने वाली बात है बस। इसके बाद में एक संस्था है हमारा एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या है ये? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सर्वेक्षण। क्या है? देखिए भारत में कभी भी किसी भी टाइम आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय राष्ट्रपति 3 तरीके से आपातकाल लगा सकता है। पहला, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। तीसरा, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। यानी अगर इन तीनों में से कोई भी स्थिति भारत के अंदर उत्पन्न होती है, तो इन तीनों आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति उस स्थिति पर कंट्रोल कर सकता है। परंतु बात करें प्रधानमंत्री के संबंध में, तो अगर भारत में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उस समय आपातकाल यानी तीनों के तीनों जो आर्टिकल मैंने बताए थे 352, 356, 360, इस पर कार्य नहीं करना है, तब क्या हो सकता है? तब एक चीज होती है भारत के अंदर एनडीएमए। इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम, यानी हमारे प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री एनडीएमए के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अभी करते क्या है एनडीएमए? एक तरीके से जैसे अभी कोरोना आया था आपका 2020 में, तो ये डिजास्टर की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, क्या हो गई थी? राष्ट्रीय आपातकाल, यानी एक तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया था। इस डिजास्टर को मैनेज करना था, और इसको करने के लिए नेशनल लेवल पर एनडीएमए को लागू किया जाता है, जिसमें सभी पावर क्या होती है? केंद्र सरकार के हाथों में होती है, और राष्ट्रपति के द्वारा संचालन नहीं किया जाएगा। इसके द्वारा किया जाएगा सरकार के द्वारा। और इसमें जो राज्य सरकारें हैं उनकी शक्तियां भी नहीं छीनी जाती हैं। परंतु आपातकाल की बात करें तो वहां पर शक्तियां छीन ली जाती हैं, पर अगर एनडीएमए की बात करें तो यहाँ शक्तियां छीनी नहीं जाती हैं, यहाँ साथ मिलकर काम किया जाता है। राज्य सरकार अपने स्तर पर राज्य के अंदर देखेगी, केंद्र सरकार ऑल ओवर इंडिया देखेगी। यानी अगर जैसे कोरोना आया था तो लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया लगा था, तो इसमें राज्य सरकारों ने सहयोग दिया था। ऐसा नहीं है कि किसी से कोई भी मुख्यमंत्री खड़ा हो गया हो, जाओ जाओ हम नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ऐसा थोड़ी है, हमारे यहाँ तो कोरोना आया नहीं, हम तो नहीं लगा रहे लॉकडाउन, पर ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार ने ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन लगाया एनडीएमए के थ्रू, तो लॉकडाउन लग गया। तो एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? एनडीएमए, इसका अध्यक्ष कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री।
इसके बाद बात करें तो इसके बाद अन्य शक्तियों में और क्या हो सकता है हमारा, अन्य शक्तियों में हो सकता है कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता कौन होते हैं, तो आप लिख दीजिएगा केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता। केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता कौन है, पीएम, प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं भाई ये, बच्चों याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा बोल देना केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता कौन है, भाई हमारे प्रधानमंत्री हैं। अभी कौन है, वर्तमान में कौन है केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता, कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख आ जाना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद में कि केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता कौन है। इससे पता, अगर नियुक्ति की बात करें, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति दो तरीके से नियुक्ति करते हैं। एक तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है और राष्ट्रपति को शपथ दिला देते हैं, या फिर गठबंधन की सरकार बनती है तब राष्ट्रपति उस गठबंधन की सरकार के नेता को क्या करते हैं, शपथ दिला के प्रधानमंत्री बना देते हैं। परंतु कभी कभी बात ऐसी आ जाती है कि कोई भी सरकार बहुमत में नहीं होती है, तब राष्ट्रपति क्या काम करेंगे, तब राष्ट्रपति अपनी इच्छा से जो सबसे बड़ा दल है उसको बुलाएंगे, उससे बात करेंगे। अगर वो अपना दल बहुमत साबित कर सकता है संसद के अंदर, तो उसके जो नेता है, उसका जो मुख्य नेता है, उसको क्या करेंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे। और ऐसी ही घटना भारतीय संविधान में, ऐसी ही घटना भारत के इतिहास में हो चुकी है, ठीक है। और उन जो व्यक्ति थे जो उस समय प्रधानमंत्री चुने गए, उनका नाम सब जानते हैं। ये अब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, सभी के सभी ये नाम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं नाम, आप भी जानते हैं। 1979 में वो घटना घटी थी। देखिए 1976 में सरकार 1976 में 75 में आपातकाल लगा, 76 में क्या हुआ, चुनाव हुए फिर से, और 78 में सरकार बन गई। किसकी सरकार बनी, मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी की सरकार बनी। 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी और 1979 में क्या हुआ, सरकार गिर गई। 79 में जब सरकार गिरी तो उस समय कोई भी दल ऐसा नहीं था कि बहुमत साबित कर दे। तब जो सबसे बड़ा दल था उसको बुलाया राष्ट्रपति ने और क्या काम करा कि उसको प्रधानमंत्री बना दिया 1979 में। और प्रधानमंत्री बनने वाले उस समय के सदस्य कौन थे, चौधरी चरण सिंह। क्या नाम था उनका, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह उस समय राष्ट्रपति ने अपनी इच्छा से, तो पहली बार राष्ट्रपति ने अपनी विवेक का प्रयोग किया था, या अपनी विवेक के द्वारा किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुना जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति अपने विवेक की शक्ति के आधार पर चौधरी चरण सिंह को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये विवेक के आधार पर भी राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, बशर्ते यही है कि वह दल, जिस दल का वह नेता है जिसको प्रधानमंत्री चुना गया है, वो दल अपना बहुमत साबित कर दे। इसके अलावा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव के भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मेरा आंसर है हाँ, कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 प्लस होनी चाहिए, यानी 25 की उम्र पूरी कर चुका हो तो वह व्यक्ति क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति 25 की उम्र अगर पूरी कर चुका है तो प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। हाँ, इलेक्शन नहीं लड़ा है कोई बात नहीं, जब प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा तो उसको 6 महीने का समय दिया जाएगा। कितने महीने का, 6 महीने का। 6 महीने के समय के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा, यानी उसको भारत के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ना होगा और चुनाव जीतना होगा। और चुनाव जीतने के बाद में अगर वह व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो जो उसका पद है वो परमानेंट अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता हासिल नहीं करता है तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ जाएगा अपने पद से, प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति बिना इलेक्शन के मैक्सिमम 6 महीने तक ही, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही प्रधानमंत्री बना रह सकता है। अब हम बात करें कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं
जो राज्यसभा के द्वारा, देखिए प्रधानमंत्री अक्सर चुना जाता है लोकसभा से, पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो राज्यसभा के रास्ते प्रधानमंत्री बने, यानी राज्यसभा से आए चुनकर। तो कौन कौन से सदस्य हैं वो, और कब कब वो चुन के आए, चलिए देखते हैं। पहली सदस्य जो थी तो वो थी हमारी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी 1966 में, इंदिरा गांधी 1966 में पहली बार राज्यसभा से चुन के आई। कहां से आई? राज्यसभा से चुन के आई और पीएम बनी। उसके बाद में HD देवगौड़ा 1996 में HD देवगौड़ा, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और राज्यसभा के रास्ते चुन के आए। इसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, ये 2004 में और 2009 में दो बार, 2004 में और 2009 में दो बार राज्यसभा के रास्ते चुन के भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये तो वो व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के द्वारा चुन के आए और प्रधानमंत्री बने। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो पहले तो थे मुख्यमंत्री, उसके बाद बने, क्या बने? प्रधानमंत्री। तो कौन कौन से हैं वो? हमारे सबसे पहले जो सदस्य हैं उनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, क्या नाम है उनका? मोरारजी देसाई। दूसरे हैं वीपी सिंह। दूसरे क्या हैं? वीपी सिंह। तीसरे क्या हैं? पीवी नरसिम्हा राव। तीसरे क्या हैं? पीवी नरसिम्हा राव। चौथे क्या हैं? HD देवगौड़ा। चौथे क्या है आपके? HD देवगौड़ा। और अंत है आपके अंतिम जो है नरेंद्र मोदी जो कि हमारे भावी जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी देश के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो ये तो था आपका मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के टॉपिक पर चर्चा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल के बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आती है तो आपके सामने सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।